हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इंडियन पॉलिटी का ये जो सीरीज चल रहा है उसका आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इस चैप्टर का हम आज पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे 4 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, पार्ट 1, 2 एंड 3 एंड 4। 4 पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। तो अगर आप लोग ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन पॉलिटी के ऑलरेडी 7 चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, salient features of the constitution, the preamble, union and its territory, citizenship, fundamental rights हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तो इसका जो है आज हम 8वां चैप्टर कवर करेंगे, तो इसका जो है पार्ट 5 होगा ये। तो ये जो है इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। तो इसके बाद हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज डिस्कस करेंगे। तो इंडियन पॉलिटी के यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स है स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जितने भी हैं यहाँ पे पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और किसी किसी चैप्टर में एक से भी ज्यादा पार्ट लग सकते हैं, जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, लेकिन उसको हम डिस्कस करेंगे जरूर। और यहाँ पे इस सीरीज को इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है, चाहे वो आपके प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों को ही यहाँ पे आप जो है इससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अभी तक इंडियन पॉलिटी के जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीजें आज हम यहाँ पे सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहेगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पे आज हम डिस्कस करेंगे इंप्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो यहां पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये क्या होती है, जो भी स्टेट होती है उनको कुछ डायरेक्टिव गाइडलाइंस दिए जाते हैं, कुछ यहां पे प्रिंसिपल्स दिए जाते हैं। तो उसके हिसाब से उन लोग जो है समाज की वेलफेयर के लिए, यहां पे समाज की जो है यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस को मेंटेन करने के लिए, इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए यहां पे कुछ लॉज या पॉलिसीज बनाती है। तो उसके कुछ रूल्स होगी, यानी कि गवर्नमेंट ने यहां पे मान लीजिए कि कुछ रूल्स एंड पॉलिसी बना दिया, तभी वो जो है यहां पे कार्यरत होती है। नहीं तो क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जाते हैं कि डीपीएसपी यहां पे जो है ये नॉन जस्टिसेबल होती है, यानी कि इसके हिसाब से कुछ भी जो है आप जो है लीगल इसमें प्रोविजन नहीं ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट यहां पे कुछ रूल्स बनाती है इसीलिए, ताकि जो है आपको यहां पे जो है न्याय मिल सके। तो काफी काफी टाइम में यहां पे जो है अलग अलग टाइम में इसके हिसाब से डीपीएसपी में जो भी प्रिंसिपल्स दिया गया था, तो इसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल प्रिंसिपल डिटेल में डिस्कस किया है। तो वो एक बार आप देख लेंगे तो आपको काफी आइडिया हो जाएगा यहाँ पे। तो गवर्नमेंट ने उसके हिसाब से यहाँ पे उसकी इंप्लीमेंटेशन, जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे कैसे किए हैं उसको दिखेंगे हम। तो ये देखिए, अगर आप लोग को यहाँ पे मेंस में या फिर ऐसे के कुछ जो टॉपिक्स हो, ऐसे जगहों पे अगर आप लोग आर्टिकल को यहां पे मेंशन करके ऐसे जो एक्ट या फिर स्कीम या फिर जो योजना गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंट किया है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, तो आपको एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा और एक्स्ट्रा मार्क्स भी आपको मिलेंगे और आपके आंसर्स और भी मैच्योर्ड होंगे। तो पहले हम ये शुरुआत करते हैं कि 1950 में जब प्लानिंग कमीशन शुरू की गई थी। तो प्लानिंग कमीशन का क्या था, नाम से ही पता लगता है कि ये प्लानिंग कमीशन है, कि यानी कि समाज में यहाँ पे जितने भी लोग हैं, इमीडिएटली स्वतंत्रता के बाद ये शुरू हुई थी यहाँ पे। तो लोगों की जो यहाँ पे डेवलपमेंट हो, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हो, इनइक्वालिटीज को यहाँ पे कम करना है, तो इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया था। तो इसके हिसाब से प्लानिंग की गई थी। तो बाद में क्या हुआ कि 12 जो ऐसे प्लानिंग कमीशन जो है अलग अलग 5 वर्षीय नीति ऐसे करने के बाद तो है इसको जो है रिप्लेस कर दिया गया 2015 में नीति आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ कुछ खामियां भी थी प्लानिंग कमीशन के, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसको रिप्लेस किया गया था नीति आयोग का। तो ये देखिए आर्टिकल 38 में जो लिखा है पे इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस मिलनी चाहिए, इनइक्वालिटीज जो है यहाँ पे कम होनी चाहिए, तो इसके लिए शुरू की गई थी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि बोला गया है कि स्टेट जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग, तकरीबन हर स्टेट्स ने यहाँ पे
अलग अलग लैंड रिफॉर्म लॉज निकाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले क्या होता था कि स्वतंत्रता के बाद जो गांव के एरिया में जो भी जमींदार थी, जागीरदार थी या ईमानदार थे, तो उन लोग जो है बहुत ही बेरहमी से जो भी गांव के लोग थे, जो गरीब किसान थे, उन लोगों से बहुत ही अलग अलग तरीके से उन लोगों की जो जमीन चूस के उन लोगों ने रख लिया था। तो क्या होता था कि उनके पास इतनी ज्यादा जमीन थी जितनी उन लोगों को काउंट भी नहीं होता था। तो ये सब जो है आर्टिकल 39 बी जो मेंशन किया गया है यहाँ पे कि इक्विटेबल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज होनी चाहिए, तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है एबॉलिशन ऑफ जमींदार, जागीरदार, ईमानदार, ये प्रथा जो खत्म कर दिया यहाँ पे। टेनेंसी रिफॉर्म यहाँ पे शुरू कर दिया गया कि गवर्नमेंट यहाँ पे कोई भी जो किसान है, फार्मर को है, यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि एक पार्ट ऑफ जमीन दे देगी यहाँ पे लीज पे। तो यहाँ पे बोलेगा कि ये सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि ये जो जमीन है ये टाइम तक, यानी कि 5 साल हो या 10 साल हो, आपको कोई भी नहीं निकाल सकता है। उसके लिए वहां पे उनको फेयर या रेंट भी देना गवर्नमेंट देगी। तो यहाँ पे उन लोग जो है बिंदास यहाँ पे जो है किसान जो है खेती कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो है यहाँ पे सीलिंग ऑन लैंड होर्डिंग्स, यहाँ पे आर्टिकल 39C को ये सेटिस्फाई करता है, जो यहाँ पे बोलता है कि इक्वली यहाँ पे जो है जो प्रोडक्शन और उसकी वेल्थ होनी चाहिए और उसकी जो मीन्स होनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। यानी कि जो भी जमींदार थे, ईमानदार थे, उनके यहाँ पे इतनी ज्यादा जमीन होती थी कि उन लोग को आप जितने दूर तक नजर जाए उससे भी ज्यादा दूर तक जो है जमीन उन लोग के पास होती थी। तो उसका जो सरप्लस जो लैंड है ये जो है गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग के बारे में भी बात की गई। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जो किसान है यहाँ पे मिलके कई कई सारे किसान जो एक जगह पे यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, जिसके पास अलग कम जो है भूमि होती है, लैंड होती है, तो एक ही साथ उन लोग खेती करते हैं, यहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ पे बना लेते हैं। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग की भी यहाँ पे प्रमोशन की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम जो रेगुलेशन ऑफ लेबर। तो इसके लिए जो है आर्टिकल 39A के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे, यानी कि कोई भी जो लेबर होगी उन लोग के साथ यहाँ पे जो है इनजस्टिस नहीं किए जाएंगे। क्योंकि ऐसे अगर देखा जाए जो खदानों में होगी या अलग अलग जगहों पे यहाँ पे जो भी लेबर्स पहले होते थे उन लोग को 18 घंटा 20 घंटा हर दिन काम किया जाता था, उन लोग से काम लिया जाता था, उन लोग को जितनी सैलरी मिलनी चाहिए उतनी सैलरी नहीं मिलती थी, कंप्लीट इनजस्टिस उन लोग के साथ होती थी यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफी सारे नियम कानून बना दिए गए। तो इस नियम कानून का मीनिंग है कि ये जो एक्ट अगर किसी ने उसको भंग किया तो ये जो है पनिशेबल होगी। तो इसको जो है डीपीएसपी को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे नियम बनाए हैं, जैसे कि यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट हो गई, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट हो गई, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर और रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970s में आई थी, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, यहाँ पे जो है चाइल्ड लेबर जो है यहाँ पे खत्म करनी चाहिए उसके लिए स्टार्ट किया गया था। बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 में आया था। ट्रेड यूनियंस में यहाँ पे जो भी होनी चाहिए उसके लिए 1970 स्वतंत्रता से पहले से ये चलती आ रही है। फैक्ट्रीज एक्ट में फैक्ट्रीज में लेबर कितनी होनी चाहिए, काम होनी चाहिए कैसा, उन लोग की जो डेली यहाँ पे जो वर्किंग आवर कितने होनी चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, माइंस में खदानों में लेबर के लिए यहाँ पे रूल्स बनाए गए थे। इंडस्ट्री डिस्प्यूट्स एक्ट इंडस्ट्री में कैसी होनी चाहिए, वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 में स्टार्ट हो गया था, चाइल्ड लेबर एंड प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में, यानी कि लेबर के साथ यहाँ पे इनजस्टिस ना हो। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे सोशलिस्ट प्रिंसिपल, यानी कि सोसाइटी में जो यहाँ पे कार्ल मार्क्स की जो सिद्धांत के हिसाब से ये जो शुरू की गई थी, जो आर्टिकल 39E में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे महिलाओं के इंटरेस्ट में जो आर्टिकल 42 में मेंशन है। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1916 में, यानी कि यहाँ पे जो है जो भी महिला है यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज है उनको यहाँ पे मैटरनिटी बेनिफिट यहाँ पे मिलनी चाहिए। इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, यानी कि इक्वली जो है यहाँ पे जो है जो सैलरी होनी चाहिए, इक्वल बेनिफिट जो पुरुष और महिला को मिलनी चाहिए, इसके बारे में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है, ताकि यहाँ पे जो है कॉमन गुड को यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल को जो है यहाँ पे उसको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस या 1956। तो यहाँ पे मेन इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जो जीवन बीमा है, तो इससे पहले भी जो है प्राइवेट कंपनी अलग अलग बीमा करती थी, लेकिन नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर उनकी मान लीजिए यहाँ पे ये बीमा के जरिए अगर उनकी मौत हो गई तो उनके परिवार वालों को उनको जो है उनका पैसा यहाँ पे मिलेगा।
14 यहाँ पे जो कमर्शियल बैंक्स है उनको नेशनलाइजेशन कर दिया गया था 1969 में, क्योंकि 80% उस टाइम में भारत की जो पैसे बैंकों में जमा होती थी ये कमर्शियल बैंक्स में होती थी। तो इन लोगों को जो है नेशनलाइजेशन कर दिया, यानी कि ये पैसे जो है इसके जो यहाँ पे मेजर जो स्टेक होल्डर ये गवर्नमेंट के पास रहेगी। नेशनलाइजेशन जब जनरल इंश्योरेंस, तो जनरल इंश्योरेंस में अदर देन लाइफ इंश्योरेंस अलग अलग भी इंश्योरेंस होती है। यहाँ पे कार इंश्योरेंस हो गई, होम इंश्योरेंस हो गई, यहाँ पे अलग अलग चीजों की इंश्योरेंस हो गई, आपके जो यहाँ पे आपके प्रॉपर्टी के इंश्योरेंस हो गई, ये सब भी जो है नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। प्राइवी पर्सेस जो है 1971 में, तो प्राइवी पर्सेस क्या होती है, जितने भी प्रिंसली स्टेट थे लगभग 565 के आसपास प्रिंसली स्टेट थे जो यहाँ पे स्वतंत्रता के बाद, कुछ तो पाकिस्तान चले गए थे लेकिन नियरली 550 प्लस जो प्रिंसली स्टेट इंडिया में जो है उनको लाया गया था। तो ब्रिटिश ने यहां पे बल्कनाइजेशन यानी कि जो इंडिया को तोड़ने के लिए अलग अलग तरीके से प्लान बनाया गया था, लेकिन यहां पे इंडिया ने एक बहुत ही स्मार्ट स्टेप लिया था कि जो भी यहां पे राजा थे, रजवाड़े थे, उन लोग को बोला गया था कि हम लोग आपको पेंशन देंगे, तो पेंशन देंगे तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, इंडिया के साथ ही बने रहिएगा। तो ब्रिटिश जैसे कि आप लोग को जितना पेंशन देती थी हम लोग भी देते रहेंगे, आप लोग अपना यहाँ पे काम चलाता है, लेकिन आप लोग यहाँ पे राजा नहीं, एक इंडिया के सिटीजन के हिसाब से रहेंगे। तो जो पेंशन दिया जाता था उसको प्राइवी पर्सेस बोला जाता था। फिर 1947 में इसको शुरुआत की गई थी प्राइवी पर्सेस। फिर 1971 में जो है इसको एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि जो पेंशन हम लोग देते थे इसको खत्म कर दिया जाएगा। अभी जो भी राजा है ये खत्म हो जाएंगे, अभी एज ए जनरल सिटीजन के हिसाब से यहाँ पे रहेंगे वो। तो इसको जो है यहाँ पे प्राइवेट पर्सेस को खत्म कर दिया गया था। तो ये भी यहाँ पे आते हैं, इक्वलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ पे लीगल एड टू द पुअर, यहाँ पे 39A में जो मेंशन है आर्टिकल, जो मैंने डिस्कस किया था, जो आपके सोशलिस्ट प्रिंसिपल में है 39A, तो उसमें देखिए कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं उन लोग को यहाँ पे लीगल एड मिलनी चाहिए। तो उसके लिए लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 शुरू हुई थी। और यहाँ पे जो है लोक अदालत, यानी कि जो है कुछ कुछ जो सिविल मैटर्स को यहाँ पे लोक अदालत में भी यहाँ पे जो है सॉल्व किया जा सकते हैं। तो उसके लिए लोक अदालत की भी शुरुआत की गई थी ताकि इक्वल जस्टिस यहाँ पे गरीबों को भी मिला जा सके। तो आर्टिकल 39A में उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, जो गांधीयन प्रिंसिपल में मेंशन है आर्टिकल 43 में, जिसको बात किया गया है यहाँ पे। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की शुरुआत की गई थी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन शुरुआत की गई थी, स्मॉल सेल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हैंडलूम बोर्ड हो गई, कोयर बोर्ड, सिल्क बोर्ड। तो रूरल एरियाज में यहाँ पे जो है इसकी जो है बातचीत होनी चाहिए, खादी जो है कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप होनी चाहिए। तो केवीआईसी के बारे में ऑब्वियसली आपने सुना होगा, तो यहाँ पे सिल्क कल्चर हो अरुणाचल प्रदेश में या फिर कई कई जगह पे, तो यहाँ पे काफी काम किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो हैंडलूम प्रैक्टिसेस है ये बरकरार रहे। तो काफी इनिशिएटिव खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यहाँ पे करती आ रही है। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है उनको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे आर्टिकल 47 जो है, आर्टिकल 47 में मेंशन किया गया है यहाँ पे जो गांधीयन प्रिंसिपल। तो उसके लिए जो है जो भी अलग अलग जगहों पे जहाँ पे मान लीजिए कि हिली एरियाज हो गए, यहाँ पे ड्राफ्ट एरियाज हो, यहाँ पे लोगों के लिए यहाँ पे अलग अलग प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। कम्युनिटी डेवलप प्रोग्राम यहाँ पे 1952 में, हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 1960 में, ड्राफ्ट प्रॉन एरिया प्रोग्राम 1973 में, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 में, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1978 में, जवाहर रोजगार योजना 1989 में, स्वर्ण ज्योति ग्राम रोजगार योजना 1999 में, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में, देन महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 2006 में, जहां पे ये बोला गया था कि 100 दिन की जो है हर साल में यहाँ पे जो भी स्टेट में रहेंगे उसके हिसाब से उनको जो है पेमेंट मिलेगी यहाँ पे। तो ये मेनली यही बात है कि लोगों को जो लिवलीहुड मिलनी चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड को जो है लिविंग स्टैंडर्ड को आगे बढ़ानी चाहिए, एक वेलफेयर स्टेट होनी चाहिए। तो इसको प्रमोट करने के लिए जो है अलग अलग यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ने लॉज या प्रोग्राम यहाँ पे निकाले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आर्टिकल 48A में मेंशन है। तो देखिए वहां पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए उसकी जो है प्रोटेक्शन रूल निकालनी पड़ेगी। तो एक्ट जो है 1972 में, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर पेड़ काटेगा या भी कोई भी जो प्रेशियस एनिमल है उनको मारेगा तो डेफिनेटली उनको सजा होगी। तो उसके लिए एक्ट शुरू की गई थी।
फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में शुरू किया गया था। वाटर एक्ट हो, एयर एक्ट हो, ये अलग अलग टाइम में शुरू की गई थी यहाँ पे, ताकि कोई भी इसको पोल्यूट नहीं कर सकता है यहाँ पे। तो इसको देखभाल करने के लिए यहाँ पे सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी स्टार्ट किए गए थे, ताकि इन लोग जो है कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्रीज हो, ये अगर यहाँ पे पर्यावरण की क्षति कर रहे हैं तो इसको यहाँ पे मॉनिटर करके उनको यहाँ पे पनिश करेगी। तो उसके लिए भी गवर्नेंस एक बोर्ड यहाँ पे रखा गया था। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 जो है ये शुरुआत की गई थी फॉरेस्ट्री की यहाँ पे पॉलिसी को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए 19 जो आर्टिकल 48 पे मेंशन है, तो अलग अलग यहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे जो है गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो है स्कीम इंप्लीमेंट किए गए हैं यहाँ पे। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे कुसुम स्कीम हो गई, यहाँ पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना होगी, कितने सारे अनगिनत यहाँ पे मिलेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना होगी, फर्टिलाइजर्स के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने कितने सारे काम किए हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज दिए हैं यहाँ पे। और अगर बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री के लिए, तो इसके लिए नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन हो गए, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हो गए, काफी सारे यहाँ पे राष्ट्रीय कामधेनु आयोग हो गए यहाँ पे। तो प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे काफी सारे स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे पंचायती राज, जो आर्टिकल 40 में जो है गांधी जी ने इसको मेंशन किया गया था। तो इसमें देखिए 1992 का जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, तो रूरल एरियाज में पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, और 74 में जो है यहाँ पे अर्बन एरियाज में यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी को यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था। तो दोनों को आपको पूछा जा सकता है, बाद में इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे जब ये पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रूरल एरियाज में यानी कि विलेज असेंबली में पहले सबसे बड़ा होगा जिला परिषद, उसके अंडर जो है अलग अलग ब्लॉक या तालुकाज रहेंगे, और उसके अंदर विलेज पंचायत रहेंगे। तो ये जो है रूरल एरियाज में। और 74 अमेंडमेंट एक्ट में जो म्यूनिसिपल यानी कि जो म्यूनिसिपल एरियाज होती हैं, अर्बन एरियाज होते हैं, तो सबसे बड़ा होगा यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। तो देन उसके बाद यहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल होगी, देन उसके बाद नगर पंचायत होगा। तो यहाँ पे अलग अलग एक हायरार्की सिस्टम से यहाँ पे इसको बनाया गया था। देन यहाँ पे अगर बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एससी और एसटी के लिए, जहाँ पे आर्टिकल 46 में मेंशन है, तो देखिए यहाँ पे पहले छूत अछूत की बहुत भावना होती थी। तो 1955 में अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट, जो आपके फंडामेंटल राइट्स में भी मेंशन है, तो यहाँ पे इसको शुरुआत की गई थी। तो इसका नाम 1976 में चेंज करके प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट भी रखा गया था। तो दोनों को आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ट्रू और फॉल्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी पॉइंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। देन एससी और एसटी यहाँ पे प्रिवेंशन एक्ट 1989 में शुरुआत की गई थी। नेशनल कमीशन, पहले एससी और एसटी के लिए दोनों ही को एक साथ शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में 1990s में दोनों को अलग अलग कर दिया। अभी नेशनल कमीशन फॉर एससी अलग है, नेशनल कमीशन फॉर एसटी अलग है, क्योंकि दोनों की यहाँ पे रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, तो दोनों की नीड्स के हिसाब से अलग अलग कमीशन शुरुआत की गई थी। नॉट ओनली यहाँ पे एससी और एसटी, अलग अलग जो बैकवर्ड क्लासेस है यहाँ पे, चाहे वो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में स्टार्ट किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1993 में स्टार्ट किया गया था, महिलाओं के लिए जो अलग अलग कमीशन हो यहाँ पे 1992 में स्टार्ट किया गया था, जो भी महिलाओं की यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो। देन नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स ये 2007 में स्टार्ट किया गया था। 10% रिजर्वेशन बहुत ही लेटेस्ट है यहाँ पे, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं यहाँ पे, उनके जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पे एक एक्ट बनाया गया था 2019 में, 103rd अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे 10% की जो रिजर्वेशन यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स में हो गई, यहाँ पे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट कॉलेजेस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में यहाँ पे जो भी एजुकेशनल यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर ग्रुप जो जनरल कैटेगरी के हैं, उन लोग को भी यहाँ पे जो है प्रेफरेंस मिला गया था यहाँ पे। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, तो ये क्राइटेरिया जब फुलफिल होगी तभी यहाँ पे इकोनॉमिक वीकर क्लास से यहाँ पे लोगों को फायदा मिल सकते हैं। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था ताकि इकोनॉमिक यहाँ पे जस्टिस मिल सके। नेक्स्ट यहाँ पे जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है यहाँ पे 1970 शुरुआत की गई थी। जैसे कि आर्टिकल 50 में मेंशन किया है कि पब्लिक सर्विसेज में एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी दोनों अलग अलग होनी चाहिए। तो इसमें जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1970 थी, जिसको जुडिशियरी जो है अलग किया गया था जो एग्जीक्यूटिव से, ये शुरुआत की गई थी। देन एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट 1951, जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट को प्रोटेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो आर्टिकल 49 में मेंशन है, इसके लिए यहाँ पे रूल बनाए गए थे। तो बहुत सारे रूल जो इंप्लीमेंट किए गए हैं ताकि यहाँ पे डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल है उसको लागू किए जा सके।
नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे, ऐसे भी कुछ आर्टिकल है जो पार्ट 4 में मेंशन नहीं है। तो पार्ट 4 में जो है डीपीएसपी इंक्लूडेड है, लेकिन ऐसे भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है जो पार्ट 4 के बाहर हैं। यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जितने भी आर्टिकल्स है इसको हम लोग डीपीएसपी बोलेंगे, जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। लेकिन ऐसे भी कुछ आर्टिकल है जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल बोलेंगे, लेकिन आउटसाइड पार्ट 4 है। तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो यहां पे मेंशन किया गया है आर्टिकल 335। तो इसमें बोला गया है कि यूनियन या फिर स्टेट के यहां पे कुछ भी जो पोस्ट हो उसकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एससी और एसटी की यहां पे जो क्लेम्स है, एसटी मेंबर्स हो या फिर जो एससी मेंबर्स हो, उनकी जो क्लेम्स है उनको यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। यहाँ पे जो उनकी यहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के मेंटेनेंस के लिए कॉन्सिस्टेंटली यहाँ पे जो है उनको इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो इसके बारे में भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो एससी और एसटी के लिए यहाँ पे अगर बात करेंगे हम, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 में भी मेंशन है, अलग अलग आर्टिकल्स में भी मेंशन है, लेकिन ये जो है यहाँ पे इसके ऊपर भी बात की गई है। तो डीपीएसपी की तरह ये भी जो आर्टिकल्स है ये जो है लीगल राइट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, लेकिन ये नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि आप इसमें जो है कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं। देन इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, तो इसके बारे में आर्टिकल 350A जो है इसमें मेंशन किया गया है। तो ये क्या बोलती है, यानी कि कोई भी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स, यानी कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल कि मान लीजिए कि तमिलनाडु का एक जो फैमिली वो गुजरात में रहता है। अभी जो बच्चा है ये बच्चा ऑब्वियसली तमिल बोलेगा, स्कूल नहीं गया अभी तक। तो स्कूल अभी जब जाएगा वो, अगर मान लीजिए कि उसको जो है गुजराती मीडियम में उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन चल रही है, तो डेफिनेटली उसको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो यहां पे जो है स्टेट या फिर लोकल अथॉरिटी की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बच्चा अपनी प्राइमरी एजुकेशन जो है तमिल मीडियम में कंप्लीट करे, जो उसकी मदर टंग है। क्योंकि तमिल मीडियम में यानी कि जो मदर टंग में अगर उसके प्राइमरी एजुकेशन वो कंप्लीट करेगा तो उसको ज्यादा समझ में आएगा। तो ये जो है एक जो है इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है आर्टिकल 350A में। या फिर प्रेसिडेंट जो है ऐसे रूल भी बना सकता है कि पर्टिकुलर स्टेट में ये लैंग्वेज में प्राइमरी एजुकेशन होनी चाहिए, इसके बारे में भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आर्टिकल 351। तो यहाँ पे अगर देखेंगे भारत में लगभग 40% लोग जो है आसपास 40% के आसपास जो लोग हैं यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है। अलग अलग लैंग्वेजेस साउथ इंडिया में अगर बात करेंगे तमिल, तेलुगु, यहाँ पे कन्नड़ हो गई, मलयालम हो गए, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। वेस्ट में मराठी, गुजराती, ईस्ट में बंगाली, आसामीज, खासी, अलग अलग लैंग्वेज, पंजाब में पंजाबी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है 40% लोग हिंदी बोलते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज को यहाँ पे उसकी स्प्रेड और उसके प्रमोशन के लिए यहाँ पे जो है यूनियन यहाँ पे जो है उसको काम करनी चाहिए। और यहाँ पे बोला गया कि रेस्ट ऑफ इंडिया यहाँ पे भी जो है हिंदी उन लोग ताकि सीख सके यहाँ पे। तो सेंट्रल स्कूल हो या फिर ऐसे स्कूल्स में यहाँ पे हिंदी जो है उसकी टीचिंग होनी चाहिए। तो इसको जो है इस तरीके से प्रमोट किया जाना चाहिए ताकि पूरे इंडिया में एक कंपोजिट कल्चर हो सके। अपने यहाँ पे जो मदर कल्चर हो, यहाँ पे जो भी नेटिव कल्चर हो डेफिनेटली रहेगी, लेकिन हिंदी को भी यहाँ पे प्रमोशन के लिए बात की गई है आर्टिकल 351 में। तो इसके साथ हमारे डीपीएसपी का पूरा चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया है। बहुत कुछ चीजें यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया है। आशा करते हैं यहाँ पे बहुत कुछ चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो इन सब के नोट्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। जब आप इसको एक बार रेफर करेंगे या फिर बुक्स को स्टडी करेंगे तब ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। कुछ भी पार्ट यहाँ पे छोड़ा नहीं, मैं जितना हो सके कोशिश की अच्छी तरीके से क्लियरली इसको हर पॉइंट को क्लियर करने के लिए। तो जो भी बुक्स मैंने यहाँ पे रेफर किया है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, बाइबल बोल सकते हैं, अभी तो 6th एडिशन आ गई है, यहाँ पे 6th एडिशन को आप फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। इंडियन पॉलिटी का जो ऑब्जेक्टिव का एक बुक है यहाँ पे, ये भी आप पढ़ सकते हैं। अरिहन का बुक जो है, मैकबुक का बुक, ये जो रिविजनल पर्पसेस के लिए बेहतरीन बुक है। काफी छोटी सी पार्ट है, यहाँ पे गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी मेंशन किए गए हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर बात करेंगे मेंस में स्पेशली, ये आपको कई जगह पे काफी हेल्प भी करती है। डीडी बासु के ये भी बुक आप रेफर कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लाइन बाय लाइन पढ़िए इसको, लाइन बाय लाइन सिर्फ एक ही बुक आपको पढ़नी चाहिए, ये है इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत। डीडी बासु के बुक आप किसी किसी सिचुएशन में रेफर कर सकते हैं। इन सारे बुक्स के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और ऑनलाइन अगर परचेस करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे काफी डिस्काउंट भी मिलेगी और आपको टाइम की भी बचत होगी। तो नेक्स्ट
पार्ट में हम चैप्टर 9 डिस्कस करेंगे जो कि है फंडामेंटल ड्यूटीज। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है। तो आपका सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।